Welcome to the living nervous system. The CNS includes the brain and spinal cord. The PNS branches to the entire pairs. 12 Pedic helps the body relax. The central nervous system consists of the brain and spinal cord. The peripheral system expands throughout the body. So, हेलो मेरे दोस्त, हेलो मेरे जादूगरों, क्या हाल चाल है। मैं हूं तुम्हारा बायो बडी तनिष्क शुक्ला, लेके आ गया हूं एक और बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा लेक्चर तुम्हारे लिए ऑन टॉपिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जहां पे आज हम कवर कर रहे होंगे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसकी डिटेलिंग को। तो शुरू किया जाए एकदम बढ़िया तरीके से। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें एक लेक्चर की उड़ान पे ले जाने वाला है। शुरू करते हैं हम अपनी पहली स्लाइड से। देखो भाई, यहां पे हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। अब सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। इमेजिन करो कि ये एक कोई एरिया है, ठीक है। उस एरिया में कुछ घर बने हुए हैं, इस तरीके से कुछ घर बने हुए हैं, ठीक है। अब इन घरों तक बिजली कौन पहुंचाएगा भाई? पावर हाउस पहुंचाएगा कि नहीं? तो ये पावर हाउस हो गया। पावर हाउस से बिजली ले कौन जाएगा? तार ले जाएंगे। तो भाई मेरे ये हो गए तुम्हारे तार। ये लो तुम्हारे तार हो गए, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि इसको तुम एरिया, पावर हाउस, बिजली के तार और घर ना समझ के एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम की तरह देखो, जहां पे ये सेंटर में रखा हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, और ये जो तार हैं हमारे, इनके नेटवर्क को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह देंगे। ये जो घर दिखाए गए हैं, इनको हम ऑर्गन्स बोल देंगे। समझ रहे हो ना? कुछ इसी तरीके से होता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो भाई अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं कि कैसे तारों का नेटवर्क पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमें जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स के बंडल को हम क्या कहते हैं? नर्व फाइबर, है ना। बंडल ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड अ नर्व फाइबर। तो उन नर्व फाइबर के बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे बाकी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, और वहां तक सिग्नल को अच्छे तरीके से ले जाता है और बॉडी को फंक्शन कराता है। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं और इधर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एकदम सुंदर सुंदर से विजुअल्स कलेक्ट करके ले आया हूँ भाई मेरे। तो भाई देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा? मैंने अभी बताया, हमारी होंगी नर्व्स, जो कि पहली होती है क्रेनियल नर्व, जिनका होता है 12 पेयर। दूसरी होती है स्पाइनल नर्व, जो कि होते हैं 31 पेयर्स। उम्मीद है इतना पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि हमारे NCERT से लिया गया है कि PNS forms the vital communication network between the CNS and all body organs, जो कि मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ कि PNS जो होता है वो एक नेटवर्क होता है, जो कि कनेक्शन बनाता है हमारे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बाकी बॉडी ऑर्गन्स के बीच में, बिल्कुल इन तारों और इन घरों की तरह। समझ गए? उम्मीद है इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे ये जो नर्व्स होती हैं हमारी, ये नर्व्स, इन नर्व्स के भी टाइप्स होते हैं। कुछ होती हैं सेंसरी, कुछ होती हैं मोटर। सेंसरी माने जो कि सेंस करती हैं, और मोटर माने जो कि सिग्नल को आगे ले जाती हैं। अब सेंसरी को हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सेंसरी क्या था? आगे गेट पे आया, थप्पड़ मारा, सेंस किया ना सबसे पहले। सेंसरी मतलब एफरेंट, है ना। और मोटर मतलब ईफरेंट, ले जाने वाला। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझे होगे इसको। आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा डेप्थ में उतरते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में
जो कि बात करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेन इंटीग्रेटिंग एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अब भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंटर में है, तो ये क्या होगा, मेन, इसके पास भाई ये इंचार्ज है पूरी बॉडी का। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, है ना। तो भाई वही चीज़ है, क्योंकि हमारा मन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और जिस दिन इंसान हमारे अपने मन को कंट्रोल करना सीख गया, उस दिन वो दुनिया जीत लेता है। समझ गया ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, मेन इंटीग्रेटिंग एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि एक तरीके से ये हमारी बॉडी का कंट्रोल रूम है। मन चाहेगा तो हम हाथ उठाएंगे, मन चाहेगा तो हम रोएंगे, मन चाहेगा तो हम हंसेंगे, मन चाहेगा तो हम किसी को पीट देंगे, मन चाहेगा तो हम खुद पिट जाएंगे, है ना। कुछ के होता है ना कीड़ा अंदर, कि भाई सबसे लड़ने चले गए, तो भाई सोच ही तो है, मन ही तो है कि मैं तो सबसे ताकतवर हूँ, सबसे लड़ लूँगा, और पीट दिए जाते हैं, चले आते हैं पिट के आराम से, एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कंपोज्ड ऑफ एक्सक्लूसिवली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये इनकी अंग्रेजी को छोड़ो और तुम बस इतना जानो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। चलो अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हर रोज़ मार्केट में नए नए सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं, है ना, पर उन सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो तो हमारे पास है ना, हमने बनाया ना उन सुपर कंप्यूटर्स को। हमारे पास ये जो स्टूडियो है, हमारे पास पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, जिस कैमरे में देख के मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब किसने बनाया? इंसान ने बनाया। और इंसान को सोचने पे मजबूर किसने किया? उसके मन ने। तो सोचो यार, हमारा दिमाग कितना बड़ा वाला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिसीव्स इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी। अब ये रिसीव करता है आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी के थ्रू। ठीक है, यानी कि हमने किसी को ऐसे मतलब मुक्का मार दिया, या हमारे हाथ पे कुछ गर्म या ठंडी चीज़ टच हुई, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये गर्म था, ठंडा था, या हमें दर्द हुआ? ये ऐसे ही तो पता चलेगा ना कि भाई यहाँ पे स्टिमुलस आया या चेहरे पे स्टिमुलस आया, हमारे ब्रेन ने सेंस किया। ब्रेन तक कौन सिग्नल ले गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ले गया सिग्नल। समझ गए? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक सिग्नल ले गया, ब्रेन ने सेंस किया, सेंस करके रिस्पॉन्ड किया। तो बस यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। प्रोसेस इम्पल्सेस एंड ऑर्केस्ट्रेट्स रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या है? प्रोसेस इम्पल्सेस एंड ऑर्केस्ट्रेट्स रिस्पॉन्सेस। अभी मैंने तुम्हें बताया कि हमारे ब्रेन तक जो सिग्नल जाता है, हम कुछ भी सेंस करते हैं जिसको जो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, ठीक है, फिर उसके बदले में जो रिस्पॉन्स करता है। बस इस लाइन का इतना सा ही मतलब है कि हमारा ब्रेन एक चीज़ को सेंस करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर रिस्पॉन्स करता है। अब लास्ट लाइन है यहाँ पे, सेंड्स आउटबाउंड कमांड्स थ्रू दियर पेरिफेरल नर्व्स। अब ये कमांड्स कहाँ से भेजता है? देखो, मैंने अभी बताया ना कि एक नेटवर्क होता है जो कि हमारे ब्रेन से हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक सिग्नल ले जाने में हेल्प करता है। तो वो नेटवर्क का क्या नाम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक सिग्नल ले जाने में हेल्पफुल होता है। उम्मीद है तुम्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर। तो देखिए भाई, क्या कहता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहता है, नेटवर्क ऑफ नर्व फिजिकली कनेक्टिंग द सीएनएस टू ऑल बॉडी। किसकी हेल्प से? इन नर्व्स की वजह से, इन नर्व्स की हेल्प से, जो कि कितने होते हैं? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। देखो, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के इमर्जिंग फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि ये हमारे ब्रेन से निकल रहे होते हैं, और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो कि इमर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड,
जो कि हमारे स्पाइन पे होते हैं, मतलब पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी पे एक गुच्छा सा होता है, एक जाल सा होता है तारों का, उसी को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि हमारी 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। समझ गए? चलो तुम्हें यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े से विजुअल्स लेके आया हूँ। ये देखो, ये ब्रेन से निकल रही है ना, ये भाई ये सारी हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स। ये क्या है? हमारी क्रेनियल नर्व्स। ये देखो इधर भी आ रही हैं, ये सब है हमारी क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स यहाँ से निकलनी शुरू हो जाती हैं, ये सब स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि हमारे पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक जाती हैं, नीचे तक एकदम, और पूरे बॉडी में ऐसे फैली होती हैं। समझ रहे हो? तो ये हमारे स्पाइनल नर्व्स हो गए। एक तगड़ा सा गुच्छा सा होता है इस पूरे नर्व्स का। समझ गए? चलो आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं अपना अगला पार्ट। अब भाई यहाँ पे बता दिया है इन्होंने कि ये जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं ना, ये भी कुछ टाइप्स की होती हैं। तो टाइप्स इनके क्या है, मैंने तुम्हें अभी बताया था, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी क्या होंगी? जो चीज़ को सेंस करके आगे तक सिग्नल ले जा रही हैं, ठीक है। और मोटर क्या होंगी? जो कि सिग्नल ले जाने का काम करती हैं। और मिक्स्ड नर्व क्या होंगी? जिसमें कि दोनों प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं। सेंसरी नर्व्स, या फिर इन्हें एफरेंट भी बोल देते हैं, एफरेंट इन नेचर, कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस। अब सेंसरी क्या करती हैं? कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ टच होने से या कुछ भी स्टिमुलस देने से हमें फील हो सकता है, वहाँ से लेके सीएनएस तक यही सेंसरी नर्व सिग्नल को ले जाती हैं। अब आते हैं मोटर नर्व्स पे, जो कि इफरेंट होती हैं नेचर में। कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये क्या होती हैं? ये इम्पल्सेस कहाँ तक ले जाते हैं? जो हमारे मोटर नर्व्स होते हैं, ये हमारे इम्पल्सेस को ग्लैंड्स या फिर मसल्स तक ले जाते हैं। ये होते हैं हमारे मोटर नर्व्स। फिर मिक्स्ड नर्व्स, अब इसमें कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। अब यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी और मोटर। तो सेंसरी और मोटर को तो हमने पहले ही पढ़ लिया, तो इसको बहुत ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मिक्स्ड होती हैं दोनों नर्व्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और एक मिनट देखता हूँ, हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम क्या देखेंगे? क्रेनियल वर्सेस स्पाइनल नर्व्स। हालांकि ये हम पहले देख चुके हैं, पहले हम इसके बारे में समझ भी चुके हैं, तो बट फिर भी हम इसको एक और बार फिर से पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्रेनियल नर्व्स जो कि होती हैं 12 पेयर्स, मे बी सेंसरी, मे बी मोटर, मे बी मिक्स्ड। ये या तो सेंसरी हो सकती हैं, या तो मोटर हो सकती हैं, या तो कैसी हो सकती हैं? मिक्स्ड हो सकती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे तीनों कैटेगरीज होती हैं। ये तीनों अगर इनको क्लासिफाई करने जाएंगे ना, तो हमें ये तीनों टाइप्स की देखने को मिल जाएंगी। कौन सी नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स, जो कि कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स। अब आते हैं हम स्पाइनल नर्व्स पे, जो कि होते हैं 31 पेयर्स। ऑल आर मिक्स्ड नर्व्स। अब स्पाइनल में सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं भाई। स्पाइनल नर्व्स हैं, पूरा जाल है। अब यहाँ पे कैसी होंगी? सेंसरी भी होंगी, मोटर भी होंगी, यानी कि यहाँ पे मिक्स्ड नर्व्स प्रेजेंट होंगी। तभी तो एक जाल बनेगा ना, जब सब कुछ मिला के, सब कुछ बुन के, सारी चीज़ें मिक्स करके हम पूरा नेटवर्क बनाएंगे, तो उसमें सब कुछ होगा। एक नेटवर्क में हर तरीके की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होंगी इस स्पाइनल नर्व्स में, ठीक है। चलो अब नीट पर्ल, ये और कुछ नहीं, बाकी बस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वाइल क्रेनियल नर्व्स कैन स्पेशलाइज, ऑल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड कंटेनिंग बोथ एफरेंट एंड एफरेंट फाइबर्स। ऊपर जो बात इन्होंने बोली है, सेम बात इन्होंने यहाँ भी बोली है, ठीक है। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सिर्फ मिक्स्ड पाई जाती हैं,
और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड भी होती हैं, सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, अब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जान जाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अब ये वॉलेंट्री मसल्स को यानी कि वॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। समझ गए? तो अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री को हम अच्छे से जान लेते हैं। वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री यानी कि देखो यहाँ पे हमें मसल्स दिख रहे हैं ना। अब ये मसल्स क्या है? मसल्स हमारे कंट्रोल में है कि नहीं? तो बस और कुछ नहीं, बल्कि वॉलेंट्री का मतलब इतना ही होता है कि वॉलेंट्री चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे हमारा हाथ है, हाथ में मसल्स हैं, हम इस हाथ को जब चाहें तब उठा सकते हैं अपने आप, है ना, अपने आप उठा सकते हैं। हम अपने सर को ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, यहाँ मसल्स हैं हमारे गर्दन में। हम अपने पैर को उठा सकते हैं, हम अपने आप को ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, मसल्स हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हमारी बॉडी के अंदर, वो किस में आएगा? वॉलेंट्री में। और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट को तुम क्या धड़काने जाते हो? या लंग्स को तुम्हें बोलना पड़ता है कि भाई सांस लो, है ना? नहीं बोलना पड़ता ना, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ें चल रही हैं। नेचर ने इस तरीके से हमें डिज़ाइन किया हुआ है, वो अपने आप चलते जा रही हैं, उनको किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, इनवॉलेंट्री का मतलब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इनवॉलेंट्री को कंट्रोल कौन करता है? इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ANS। और वॉलेंट्री को कौन कंट्रोल करता है? हमारा SNS यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। अब देखो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में चर्चा करी हुई है। कनेक्ट्स द CNS डायरेक्टली टू वॉलेंट्री ऑर्गन। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारे CNS को कनेक्ट करता है डायरेक्टली किसके साथ? बॉडी ऑर्गन्स, वॉलेंट्री ऑर्गन्स के साथ, वॉलेंट्री बॉडी ऑर्गन्स के साथ। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कॉन्शियस एक्शन, राइटिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारे वॉलेंट्री एक्शंस के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, हम हाथ अपने आप से हिला सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, है ना? तो ये सारे हमारे हो गए वॉलेंट्री एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, तुम कितनी भी तेज़ दौड़ सकते हो, तुम कितनी भी तेज़ लिख सकते हो, तुम कितनी भी तेज़ बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। तो इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा कौन करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नीट UG एप्लीकेशन क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे नीट में एक क्वेश्चन आया था, तो कंसेप्ट है हाउ डज द CNS इनिशिएट वॉलेंट्री मूवमेंट। अब इसका आंसर क्या है? पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं कि कैसे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनिशिएट करता है वॉलेंट्री मूवमेंट को, यानी कि हमारे कंट्रोल में जो मूवमेंट है उसको CNS किस तरीके से शुरू करता है। ठीक है, फैक्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय CNS वाया द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है कि CNS कैसे इनिशिएट करता है। CNS सिग्नल्स भेजता है किसके रूप में? न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में, जिनमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलाइन। ठीक है, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि न्यूरॉन और मसल के बीच में एक गैप होता है जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। वहाँ पे जाके एसिटाइलकोलाइन ही हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को इनिशिएट यानी कि शुरू करता है। उम्मीद है समझ गए होगे बहुत अच्छे से। अगला आ गया हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हम धीरे से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इसके थियरी पॉइंट्स को देख लेते हैं। अ कॉन्टिन्यूअस सबकॉन्शियस कंट्रोल सिस्टम। अब ये कॉन्टिन्यूअस सबकॉन्शियस कंट्रोल सिस्टम होता है।
यानी कि जो मैंने अभी बताया कि हमारे लंग्स या हमारा हार्ट या हमारे लीवर, हमारे बॉडी ऑर्गन, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है जिनको हमें खुद नहीं जाके फंक्शन कराना पड़ता, उनको ये कंट्रोल करता है। कैसे कैसे? सबकॉन्शियसली, क्योंकि हमारे पास एक सबकॉन्शियस ब्रेन होता है जो कि जिसमें एक तरीके से ये प्रोग्रामिंग होती है। वो नेचर प्रोग्रामिंग फीड करके भेजता है कि भाई तुमको अपने आप ये फंक्शंस करने हैं, नहीं तो इंसान नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे बस इतना यही लिखा हुआ है, कनेक्ट्स द CNS टू इनवॉलेंट्री या विसरल ऑर्गन्स। अब ये क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किसके साथ, इनवॉलेंट्री यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन बॉडी ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करता है। आ जाओ आगे। प्राइमरी टारगेट्स, कार्डियक मसल। मैंने एग्जांपल दिया था ना हार्ट का, कि देखो ये हार्ट को कंट्रोल करता है कार्डियक मसल्स, हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है। हार्ट हमारा बना ही कार्डियक मसल्स से होता है। और फिर ये देखो लंग्स का एग्जांपल इन्होंने दिया है, स्मूथ मसल्स ऑफ लंग्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा ईसोफेगस से लेके एनस तक जो भी हमारा पूरा ट्रैक्ट होता है उसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या हमें वहाँ बोलना पड़ता है जाके, या अपना हाथ अंदर डाल के बोलना पड़ता है कि भाई खाना अंदर जा? नहीं ना, वो अपने आप से जाता है ना स्मूथली, है ना। तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, मतलब जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो हार्मोन सीक्रेट करने से पहले किससे पूछती होंगी? किसी से नहीं पूछती ना। बॉडी की कंडीशंस जिस हिसाब से होती हैं उस हिसाब से वो खुद ही हार्मोन्स को सीक्रेट करा देती हैं। तो उसके लिए भी, पर वहाँ भी कंट्रोल करने के लिए कि कितने अमाउंट में चाहिए ये हार्मोन, अभी कितना रिलीज़ करना है, वो भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा ना। तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उम्मीद है बढ़िया से समझ में आया होगा। देखो तुम यहाँ पे देख भी सकते हो, इन्होंने लीवर दे दिया हुआ है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मैंने एग्जांपल दिया था ना, तो बस वही इनवॉलेंट्री कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने डिविजन्स ऑफ ANS, यानी कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स थे, कौन कौन से? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पर अब हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉलेंट्री चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की, वो किस किस में डिवाइड होता है? वो डिवाइड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक भैया ये क्या है? पैरासिम्पैथेटिक और कुछ नहीं बल्कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि हमारी बॉडी जब रिलैक्स्ड कंडीशन में होती है तब वर्क करता है। और सिंपैथेटिक, अरे बाप रे डर लग रहा है या कोई इमरजेंसी है या एंजाइटी हो रही है ना, उस कंडीशन में यानी कि बॉडी की इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। एक बार फिर से आ जाओ। ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी में सभी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को वो CNS के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था? बोलो, वॉलेंट्री एक्शंस के लिए, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं हम अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होकर किस किस में डिवाइड हुआ? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या है? जो कि रिलैक्स कंडीशन में वर्क करता है बॉडी की। सिंपैथेटिक जो कि बॉडी की इमरजेंसी कंडीशंस में वर्क कर रहा होता है। उम्मीद है तुम्हें नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। आ जाओ अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को भी अच्छे से समझ लेते हैं एक बार डिटेल में। तो देखो हम सिंपैथेटिक को पहले समझने जा रहे हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि मेरे साथ रिपीट करते जाओ, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तुम्हें याद हो जाना चाहिए ये क्लास में ही, इसी क्लास में ये याद हो जाना चाहिए तुम्हें। सिंपैथेटिक जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है,
जो कि फाइट और फ्लाइट जैसे एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी कुछ थियरी क्या है? एक्टिवेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस, एक्साइटमेंट और इमरजेंसी सिचुएशन। मैंने तुम्हें बताया ना कि जो भी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं या स्ट्रेस होता है या फाइट और फ्लाइट जैसे एक्शंस होते हैं, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तब, मतलब बॉडी की एक नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा ऊपर जब हम होते हैं तब सिंपैथेटिक वर्क करता है। प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमीडिएट इंटेंस फिजिकल एक्शन। अब यहाँ पे ऊपर क्या लिख दिया इन्होंने? फाइट और फ्लाइट, है ना? यानी कि ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बॉडी को प्रिपेयर कर देता है किसके लिए? इंटेंस और इमीडिएट एक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज अलर्टनेस एंड प्यूपल डायलेशन, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू स्केलेटल मसल। इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। बॉडी एक्साइटेड होगी, स्ट्रेस में होगी तो हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, या कोई इमरजेंसी कंडीशन में होगी तो हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा। और जब हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ेगा। फिर इन्होंने क्या लिख दिया है? इंक्रीज्ड अलर्टनेस एंड प्यूपिल डायलेशन। तुम्हें कोई मारने आ रहा है, तुम इमरजेंसी कंडीशन में हो या तुम डरे हुए हो, तो तुम अलर्ट रहोगे ना, कहीं इधर से ना आ जाए, कहीं इधर से ना आ जाए, है ना? उस समय आंखें फैल जाती हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। डायलेशन का मतलब फैल जाना, ठीक है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स तक ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। चलो, उम्मीद है तुम्हें ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपैथेटिक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक को समझ के हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, नॉर्मल कंडीशंस में हमारा पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है। इसकी थियरी क्या है? डोमिनेंट ड्यूरिंग क्वाइट, पीसफुल एंड रेस्टिंग कंडीशन। देखो, तुम्हारे साथ साथ, तुम्हें पढ़ाने के साथ साथ मैं भी उन्हीं कंडीशंस में आ रहा हूँ। अभी इमरजेंसी कंडीशन थी ना, स्ट्रेसफुल थी, मैं ज़ोर था, मैं एक्साइटेड था। अभी रेस्टिंग कंडीशन है तो मैं भी एकदम आराम से चिल होके पढ़ा रहा हूँ। कंजर्व्स एनर्जी एंड प्रमोट्स हाउस कीपिंग फंक्शन, ठीक है। मतलब ये स्ट्रेस से बिल्कुल विपरीत कंडीशंस में वर्क करता है। जब हम रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तब एकदम बढ़िया चिल, एकदम मस्त माहौल है ना, उसमें ये वर्क करता है। अब इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, डिक्रीज्ड हार्ट रेट बैक टू बेसलाइन, यानी कि हार्ट रेट नॉर्मल होगी, बैक टू बेसलाइन का यही मतलब है। कंस्ट्रिक्शंस ऑफ प्यूपिल्स, प्यूपिल्स अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे। डायलेशन मतलब फैल जाना, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ जाना। स्टिमुलेशन ऑफ डाइजेशन एंड सलाइवेशन। अब यहाँ पे जब बॉडी नॉर्मल कंडीशन में होती है तो बॉडी अच्छे से सलाइवेशन करती है, यानी कि सलाइवा को प्रोड्यूस करती है और अच्छे से फूड को डाइजेस्ट कर देती है। चलो, ये तो हो गया तुम्हारा। अब हम क्या पढ़ लेते हैं? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। उम्मीद है ये स्लाइड देख के आप अपने आप से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सिंपैथेटिक जहाँ पे फाइट और फ्लाइट होती है, हार्ट रेट एक्सेलरेट कर जाता है, प्यूपिल्स डायलेट कर जाते हैं, ठीक है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है या रुक सा जाता है, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डायलेट्स रिलैक्सेस, यानी कि जो लंग्स होती हैं वो फैल जाती हैं, और मतलब इमरजेंसी होती है ना तो हम सही से सांस नहीं ले पाते, लंग्स बहुत फैल जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, रिलैक्स कंडीशन में कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। अब इधर पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ पे जो ऑर्गन्स दिए हुए हैं इनको दिखा के हमें दोनों के बीच का डिफरेंस बताया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। पैरासिम्पैथेटिक में ये ऑर्गन्स कैसे हो जाते हैं और सिंपैथेटिक में ये ऑर्गन्स कैसे हो जाते हैं। अब यहाँ पे डिसेलरेट, यानी कि हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, कम हो जाती है अपने उस पर, ठीक है, बेसलाइन पे वापस आ जाती है। प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट्स डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन अच्छा हो जाता है, और लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, यानी कि वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ गए। लास्ट में तुम्हें ये एक बहुत ही सुंदर सा माइंड मैप दिया हुआ है जिसको देख के हम पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू जान सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम,
या यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, फिर उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में वॉलेंट्री ऑर्गन्स यानी कि स्केलेटल मसल, ऑटोनोमिक में इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स यानी कि विसरल ऑर्गन्स जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स जो कि हार्ट हो गया, लंग हो गया, ये सब, ठीक है। ऑटोनोमिक फर्दर डिवाइड हो जाता है सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट। उम्मीद है मेरे जादूगर में तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारे भाई का ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। तो यार प्लीज़ फीडबैक्स देते रहो और मस्त अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहो। पढ़ते हैं, नीट में मचाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो अभी मैं चलता हूँ, टाइम हो गया है नेक्स्ट लेक्चर को प्रिपेयर करने का, है ना, कि मैं तुम्हारे लिए और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करूँ, खुद को और प्रिपेयर करूँ और तुम्हारे सामने बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू, दिस इज़ योर बायो बडी साइनिंग ऑफ।